हम लोगों ने 41st एमसीक्यू से पढ़ना था और 41st एमसीक्यू ये है कि विच एलिमेंट ऑफ हैलोजेंस कैन डिकम्पोज वाटर इन कोल्ड स्टेट एंड डार्क स्टेट। भाई हैलोजन में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो पानी को ठंडे और अंधेरे वाली कंडीशंस में डिकम्पोज कर सकता है। इसका आंसर कुछ इस तरह से है कि आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है। क्यों फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? बिकॉज इट इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद नहीं है। फ्लोरीन के बाद जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन से कम किसकी? नाइट्रोजन। यानी तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो भाई फ्लोरीन जो है वो वाटर को डिकम्पोज कर सकता है। तो राइट आंसर जो है वो डी बनेगा, F2। क्लियर होगी बात? उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। इनमें से कौन सा है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता? अब देखिए जो ऑप्शंस हैं उसमें हमारे पास दिया हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। तो आयोडीन विल बी द राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज आयोडीन इज प्रेजेंट इन द बॉटम और ये सॉलिड फेज में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर I2 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, लिहाजा ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। तो राइट ऑप्शन जो है वो आयोडीन है। फ्लोरीन भी वाटर से रिएक्ट कर लेती है, क्लोरीन भी रिएक्ट कर लेती है, ब्रोमीन भी रिएक्ट कर लेती है। रिएक्ट कौन नहीं करता वाटर के साथ? आयोडीन। आगे देखिए 43rd MCQ, when chlorine reacts with dilute NaOH then which product is formed। क्लोरीन जब NaOH के साथ मिलती है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? अब जरा गौर फरमाइए, ये जो NaOH है, if we are talking about NaOH, that is an alkali। ये क्या है बेटा जी? अल्कली के बारे में नोट्स पर ही लिख लें। एक्चुअली वाटर सॉल्युबल बेस को, वाटर सॉल्युबल बेस को हम अल्कली कहते हैं। ऐसा बेस जो पानी में हल हो सके, जो पानी में हल हो सके उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अल्कली। ऐसा बेस जो पानी में हल हो सके, वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एज अल्कली। अब सवाल उससे ये पूछा है कि अगर आपके पास NaOH हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अल्कली माना जाता है, अगर आप इसको क्लोरीन के साथ मिला दो तो कौन कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है? अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से मिला दे तो हमारे पास कौन कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है? अब ऑप्शंस में वो दे रहा है वाटर, NaOCl, NaCl या ये तमाम, ऑल ऑफ दीज, ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे। वाटर भी बनेगा, NaOCl भी बनेगा और NaCl भी बनेगा। तो ये तमाम प्रोडक्ट्स बनेंगे, लिहाजा राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। इज इट ओके? नेक्स्ट देखिए, when chlorine reacts with concentrated NaOH which product is usually formed। अच्छा यहां पर एक बात स्किप हो गई, पहले उसने किसके साथ मिलाया था? डाइल्यूट NaOH के साथ। डाइल्यूट किसे कहते हैं? हल्का, यानी जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा हो। और अगले दफा वो क्या कह रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है मुर्तकिज, यानी जिसमें सल्यूट की मिकदार ज्यादा हो। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर when chlorine reacts with concentrated NaOH which product is formed। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं। अगर आपने क्लोरीन ली और इसको मिलाया डाइल्यूट NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ, तो याद रखिए एक प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम बोलते हैं NaOCl। क्या बोलते हैं? NaOCl। लेकिन अगर आपने क्लोरीन को मिला दिया NaOH कंसंट्रेटेड के साथ, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें सल्यूट की मिकदार ज्यादा हो, यानी जो खालस हो। ये खालस सॉल्यूशन है, यानी इसमें NaOH ज्यादा है, और जिसको आप उर्दू में सही जुमला, जो सही वर्ड जो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो मुर्तकिज कर सकते हैं, मुर्तकिज। और डाइल्यूट का मतलब होता है हल्का, यानी जो मुर्तकिज ना हो, हल्का, जिसमें सल्यूट की मिकदार ज्यादा ना हो, वो डाइल्यूट होता है। जिसमें सल्यूट की मिकदार ज्यादा हो उसको क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड। अब अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ मिलाया तो बनेगा NaClO3। बस इतना याद रखना है आपने।
अगर आपने देखो ये इक्वेशन अगर आप याद रखोगे तो बात इजी हो जाएगी। अगर आपने क्लोरीन को डाइल्यूट के साथ मिलाया तो क्या बनेगा NaOCl। अगर कंसंट्रेटेड के साथ मिलाया तो क्या बनेगा NaClO3। यस, अब जरा देखिए नीचे, when chlorine reacts with concentrated NaOH which product is formed? NaCl, NaClO3, water, ये तमाम यानी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। अब ऊपर वाले 43 एमसीक्यूज और 44 एमसीक्यूज, इनमें कॉमन चीज क्या है? अगर क्लोरीन को डाइल्यूट NaOH के साथ मिलाओ तो वाटर भी बनता है, NaCl भी बनता है। अगर क्लोरीन को कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ मिलाओ, वाटर भी बनता है, NaCl भी बनता है। लेकिन फर्क कहां पर आता है? अगर डाइल्यूट के साथ मिलाया तो NaOCl बनेगा, और अगर कंसंट्रेटेड के साथ मिलाया तो NaClO3 बनेगा। ये दोनों एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे चलें। An alloy of platinum, palladium and rhodium is used। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि what is a meaning of alloy। अलॉय किसे कहते हैं? अलॉय उर्दू में बोलते हैं भर्त को, भर्त। अच्छा, भर्त किसे कहते हैं या अलॉय किसे कहते हैं? अच्छा, अब याद रखना, एक मेटल है, उस मेटल से हमने कोई काम लेना है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो काम हम लेना चाहते हैं मेटल से, मेटल किसी भी वजह से वो काम सही तरह से अदा नहीं कर पाती। मेटल की एक खास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमें चाहिए, लेकिन मेटल उस तरह से वो एफिशिएंसी परफॉर्म ही नहीं कर पा रही। हम क्या करेंगे, उस मेटल में एक फिक्स कंपोजिशन किसी और मेटल की डाल देंगे। बात समझ आ रही? इसी तरीके से हम एक मेटल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसमें एक से ज्यादा मेटल्स भी डाल सकते हैं, 2 मेटल्स डाल सकते हैं, 3 मेटल्स डाल सकते हैं। मेटल्स के मिक्सचर को बोलते हैं भर्त या अलॉय। जी, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, धातुओं का मिक्सचर क्या कहलाता है? अलॉय या भर्त। मतलब क्या है इस बात का? भाई मतलब इस बात का ये है कि जो भर्त होता है या अलॉय होता है वो ऐसी चीज होता है जिसमें एक से ज्यादा मेटल्स को फिक्स कंपोजिशन में मिक्स कर दिया जाता है और उससे फिर हम एक काम ले पाते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, गोल्ड। ये जो गोल्ड है, अगर ये प्योर फॉर्म में हो तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना इसका कड़ा बना सकते, ना इसकी चूड़ी बना सकते, ना इसकी रिंग बना सकते। आपको इसमें कोई और मेटल डालनी पड़ती है ताकि ये अपनी शेप को बरकरार रखे। अब गोल्ड में जो भी मेटल डालेंगे, गोल्ड और उस मेटल का मिक्सचर क्या कहलाएगा? अलॉय। बात फॉलो करके? तो आप देखिए वो क्या कहता है एमसीक्यू में। एन अलॉय ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम इज यूज्ड। प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम का भर्त का मदरजा झेल में से कौन सा इस्तेमाल है? नंबर 1 टू मेक ज्वेलरी। ये आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मोर ज्वेलरी लिखा गया है, मेक ज्वेलरी है, जेवरात बनाने में। एज अ कैटालिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में कैटालिस्ट के तौर पर, ये मिस प्रिंटिंग आ रही है, कैटालिस्ट। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव बनाने में। ऑल ऑफ दीज, ये तमाम और ये तमाम जनाब, ये सारों का आंसर है। यानी अलॉय ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम ज्वेलरी बनाने में भी इस्तेमाल होता है, कैटालिस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव बनाने में भी इस्तेमाल होता है। क्लियर होगी बात? yes. आगे चलें। White gold is an alloy, white gold is its alloy with, white gold मदरजा झेल मेटल में से किसके साथ भर्त बनाने से इस्तेमाल होता है? व्हाइट गोल्ड। इट इज मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड। तो व्हाइट गोल्ड कैसे बनता है? ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? पैलेडियम, निकल, जिंक एंड ऑल ऑफ दीज। तो भाई अब आप ये देख रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि जो एमसीक्यू बने वो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते। वो आपसे पूछ सकता है कि प्लैटिनम में कौन कौन सी मेटल, प्लैटिनम व्हाइट गोल्ड बनाने के लिए कौन कौन सी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप बताएंगे 3, कौन कौन सी? पैलेडियम, निकल और जिंक। लिख लो, पीडी कहते हैं पैलेडियम को। पीडी किसको कहते हैं? पैलेडियम। उसके बाद कौन सा है? निकल। एन आई, एन कैपिटल, आई स्मॉल,
और तीसरा कौन सा है? जिंक। जी बेटा, निकल, प्लाटियम और जिंक, Zn, जिंक को कहते हैं। तो बेटा व्हाइट गोल्ड जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। व्हाइट गोल्ड जो है वो इन 3 मेटल्स का अलॉय है। क्लियर हो रही बातें? जी आगे देखिए। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज शोन। जी, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की खालस होना किस यूनिट में मेजर किया जाता है? देखो हमारे पास मुख्तलिफ चीजों के यूनिट्स होते हैं। जैसे लेंथ मेजर करने का यूनिट क्या होता है? मीटर। एक्सेलरेशन मेजर करने का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेट मालूम करने का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। इसी तरीके से अगर आप गोल्ड की प्योरिटी मालूम करना चाहते हैं तो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है कैरेट। तो अब पहला यूनिट, पहला ऑप्शन इज राइट, कैरेट्स। क्लियर होगी बात? प्योरिटी ऑफ गोल्ड कैन बी डिटरमाइंड इन अ स्पेसिफिक यूनिट कॉल्ड एज कैरेट्स। गोल्ड इज नॉट अफेक्टेड, गोल्ड पर असर नहीं होता। किस किस का असर नहीं होता? मिनरल एसिड, बेस, एटमॉस्फेयर, ऑल ऑफ दिस। भाई अगर आप किसी भी सैंपल ऑफ गोल्ड पर, अगर वो प्योर फॉर्म में है, ये बात याद रखना, अगर वो किस फॉर्म में है? प्योर फॉर्म में, आप उसमें मिनरल एसिड फेंक दो। मिनरल एसिड किसे कहते हैं? हर वो एसिड जो हमें कुदरती तौर पर मिलता है, हर वो एसिड जो हमें नेचुरली मिलता है उसको मिनरल एसिड कहते हैं। जैसे HCl, जैसे H2SO4, जैसे HNO3 एटसेट्रा। कोई भी मिनरल एसिड अगर आप गोल्ड पे फेंकेंगे, गोल्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बेस फेंकेंगे, गोल्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। काफी देर तक गोल्ड पड़ा रहे, एटमॉस्फेयर का भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फिर राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन विल बी राइट। जी बेटा, अब अगली चीज देखते हैं, अगला एमसीक्यू। जी, which metal is so soft that it is always allowed to be alloyed with copper, silver or any other metal? मदरजा जेल में से कौन सी मेटल है जिसको हमेशा इस्तेमाल से पहले कॉपर या सिल्वर के साथ मिक्स किया जाता है? जी, अभी मैंने आपको बात बताई कि गोल्ड को आप अगर उसके जेवरात बनाना चाहते हैं तो उसमें कोई ना कोई मेटल आपको डालनी पड़ेगी। और वो कौन कौन सी मेटल उसने जिक्र कर दिया? कॉपर और सिल्वर। इन दो को आप यूज कर सकते हैं गोल्ड का अलॉय बनाने के लिए। तो राइट ऑप्शन इज गोल्ड। जी आगे देखें। विच मेटल इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रोड्यूस? कौन सी मेटल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है? हाँ जी, अब देखें रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखिएगा मेरी बात, तवज्जो से सुनिएगा। कोई भी मेटल ले लो, वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होती है। ये शायद मैंने कल भी बात बताई थी। दुनिया की हर मेटल, दुनिया की हर मेटल क्या होती है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। दुनिया की हर मेटल क्या होती है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो किसी दूसरी चीज की रिडक्शन कर दे, जो किसी दूसरी चीज की रिडक्शन कर दे। अच्छा, इसी तरीके से दुनिया की हर नॉन मेटल, दुनिया की हर नॉन मेटल क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दुनिया की हर नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। दुनिया की हर मेटल नॉन मेटल जी रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग। समझ आ रही बात की? यस। दुनिया की हर मेटल क्या होती है? रिड्यूसिंग एजेंट। दुनिया की हर नॉन मेटल क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग। हाँ, इनकी ये स्ट्रेंथ जो है वो मेटल टू मेटल या नॉन मेटल टू नॉन मेटल चेंज होती है। जी बेटा, आप जरा गौर फरमाइए। वो कहता है विच मेटल इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? भाई पहली मेटल दी है क्रोमियम, दूसरी मेटल है यूरेनियम, यू कैपिटल कर रहे हैं, ठीक है, और तीसरी मेटल है Zr, और आखिर में लिखा है ये तमाम। तो बेटा जी सारी की सारी मेटल्स हैं, लिहाजा ये सारी की सारी क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट्स। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज अ लस्ट्रस सरफेस? इनमें से कौन सी मेटल ऐसी है जिसकी चमकदार सतह होती है? नंबर 1 आयरन, नंबर 2 सिल्वर, नंबर 3 Zr, नंबर 4 Hg।
तो राइट ऑप्शन इज सिल्वर। सिल्वर की जो सरफेस है वो हमेशा लस्ट्रस होती है। लस्ट्रस का मतलब चमकदार। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फाइड विच मेटल बिकम्स अनरिएक्टिव। मदरजा झील में से कौन सी मेटल ऐसी है जिसकी सतह पर सल्फाइड या ऑक्साइड की लेयर जमने से वो इनर्ट हो जाती है? अच्छा, सिल्वर है ना, सिल्वर जी, सिल्वर, इसका सिंबल क्या होता है? एजी, सिल्वर। अब ये जो सिल्वर है, अगर इसके ऊपर ये सिल्वर का एक पीस पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज दैट इज अ पीस ऑफ सिल्वर, ये हमारे पास सिल्वर का एक पीस पड़ा हुआ। अब ये सिल्वर का पीस है ना, इस पे सिल्वर के एटम्स हैं। अब फर्ज करो सिल्वर के एटम से ऑक्सीजन आकर टकराई, O2, तो ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी इस तरह से। ये देखो, ये ऑक्साइड की एक लेयर बन गई, सिल्वर के ऑक्साइड की एक लेयर बन गई। अब इर्द गिर्द आ गया सिल्वर ऑक्साइड, या यूं कह लो कि जब सिल्वर को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो ऑक्साइड की एक लेयर। अब इस लेयर के बन जाने से होगा बता क्या, ये जो सिल्वर की मेटल थी ना, ये अनरिएक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनरिएक्टिव का मतलब क्या? अब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगी। बात फॉलो कर रहे हो? रिएक्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि सिल्वर के इर्द गिर्द क्या बन गई? ऑक्साइड की लेयर। तो इसी तरीके से ये लेयर सल्फाइड की भी हो सकती है। सिल्वर सल्फर से रिएक्ट करके अपने इर्द गिर्द भी लेयर बना सकता है। अगर ये लेयर बन गई तो तब भी सिल्वर क्या हो जाएगी? अनरिएक्टिव। तो सिल्वर अनरिएक्टिव हो सकती है जब उसके इर्द गिर्द या तो ऑक्साइड की लेयर हो, या ऑक्सीजन की लेयर, ऑक्साइड की लेयर हो, या सल्फाइड की लेयर। तो अब देखें, राइट ऑप्शन इज सिल्वर। क्लियर होगी बात? जी। Which metal is used in photographic films? फोटोग्राफिक फिल्म्स में कौन सी मेटल इस्तेमाल होती है? राइट आंसर इज सिल्वर। Silver is being used in photographic films. Those elements in which d orbital is in the process of filling. याद रखिए, हमारे पास जो periodic table है ना, उसमें 4 किस्म के एलिमेंट्स हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे जिनको s ब्लॉक में रखा है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे जिनको p ब्लॉक में रखा है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे जिनको d ब्लॉक में रखा है। अब याद रखिए, जो d ब्लॉक में एलिमेंट्स है ना, उन एलिमेंट्स में से हर एलिमेंट का d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सवाल चंद देखिए, उनके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। मतलब उनका डी ऑर्बिटल अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। क्या है? अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि डी ऑर्बिटल कंप्लीट होना चाह रहा है। तो अब देखिए उसने क्या कहा है, those elements in which d orbital is in the process of filling, वो अनासिर जिनमें डी ऑर्बिटल, ये ए ऑर्बिटल लिखा गया है डी कर लें उर्दू मीडियम वाले, वो अनासिर जिनमें डी ऑर्बिटल फिलिंग के प्रोसेस में होता है उसे हम डी ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये गलती से एस पे आंसर लिखा गया है, ये राइट कर लें, डी है। ठीक, डी ग्रुप एलिमेंट्स, ये मिस प्रिंटिंग है, डी ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। Which metal can be used as anode for prevention of corrosion? कौन सी मेटल एनोड के तौर पर इस्तेमाल होती है जंग से हिफाजत के लिए? जी, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इनमें से कोई नहीं, none of these। ये राइट आंसर है, none of these लिखा नहीं गया, लिख लीजिए, none of these, none of these is a right answer। To ignite aluminium in thermite process, the ribbon of which metal is used? थर्माइट प्रोसेस में एल्यूमिनियम को आग लगाने के लिए किस मेटल कार्बन का रिबन, ये रिबन लिखा हुआ है, मेटल का रिबन इस्तेमाल होता है। अच्छा, थर्माइट प्रोसेस एक प्रोसेस है जिससे हम आमतौर पर एल्यूमिनियम को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, एक रिबन इस्तेमाल करते हैं, वो रिबन बनता है मैग्नीशियम का। इसका बनता है, then Mg is the right answer। Is it okay? Which alloy is being used as a cooling in nuclear reactor? कौन सी ऐसी मेटल है, कौन सा ऐसा मेटल है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होती है कूलिंग एजेंट के तौर पर? अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर पता है किसे कहते हैं?
न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसे होते हैं जिनमें हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस करवा रहे होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, तो बाज का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि कोई उस जगह पर भी नहीं जा सकता, तो वहां पर कूलिंग एजेंट के तौर पर हम सोडियम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं? सोडियम। तो राइट आंसर इज सोडियम। द एलिमेंट लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आर कॉल्ड एज। अच्छा ये देख लीजिए, ये जो लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है और फिर फ्रांसियम है, ये सब फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर्स हैं। ये सब कौन से ग्रुप के मेंबर्स हैं? और इनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली, इनको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स। तो राइट आंसर इज अल्कली मेटल्स। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास जी, द एलिमेंट ऑफ सेकंड ए ग्रुप। अच्छा ये दोनों एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। सेकंड ग्रुप के मेटल्स को क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकंड ग्रुप के मेंबर्स को क्या कहते हैं हम? जी, तो द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इज इट ओके? यस। नेक्स्ट, द गोल्डन येलो फ्लेम इन एयर। जी, मदरजा जेल में से किस एलिमेंट के फ्लेम को का रंग गोल्डन ब्लू होता है, गोल्डन येलो होता है, सॉरी, मदरजा जेल में से किस एलिमेंट के फ्लेम का रंग गोल्डन येलो होता है? याद रखिए, सोडियम को अगर हीट करें तो जो इसका फ्लेम आता है वो किस कलर का होता है? गोल्डन येलो कलर का। द ब्रिक रेड फ्लेम इन एयर इज ऑफ। मदरजा जेल में से किस एलिमेंट का फ्लेम का रंग ब्रिक रेड है, यानी ईंट की तरह का सुर्ख, वो है कैल्शियम का। राइट ऑप्शन इज कैल्शियम। उसके बाद द डेंसिटी ऑफ सोडियम इज 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम इज 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखने से रिलेटेड है। डेंसिटी ऑफ कैल्शियम इज 1.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, ये दोबारा आ गया। मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? 738 जी किलो जॉल पर मोल। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज 1450 किलो जॉल पर मोल। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम इज 839 डिग्री सेल्सियस। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे शॉर्ट आंसर्स और सॉरी एमसीक्यूज मुकम्मल हुए। क्लैपिंग कर दीजिए अपने लिए भी और मेरे लिए भी। हम लोगों ने सिर्फ 3 लेक्चर्स में ये एमसीक्यूज खत्म कर दिए हैं और अब कल आपसे एक नॉन ऑफिशियल टेस्ट मैं लूंगा एमसीक्यूज का।